बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूं। एसीएल इंजरी यानी जिसे आम ज़ुबान में घुटने की रस्सियां टूटना भी कहते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी किस हद तक कारआमद है? क्या फिजियोथेरेपी से मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है या सर्जरी करवानी पड़ती है? और अगर सर्जरी करवा ली जाए तो उसके बाद फिजियोथेरेपी कितना अरसा दरकार होती है? एसीएल इंजरी हो गई है हमारे पास। जब भी पेशेंट आएगा वो हमें चंद अलामात बताएगा जिससे हमें पता चलेगा कि इसको एसीएल इंजरी हो गई है या इसको मेनिस्कस की इंजरी है या जॉइंट में कोई और वजह है। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री से जो हमें बताएगा उसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है। वो बताएगा कि सर या तो एक्सीडेंट हुआ था या यंग कोई है, यंग अडल्ट है, वो हमें बताएगा कि फ़ुटबॉल खेलते हुए या अपनी कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलते हुए उसको इंजरी हो गई थी, जिसमें रग्बी हो गई या पहलवान था तो कुश्ती कर रहा था, रेसलिंग वगैरह, तो उसमें उसको इंजरी हो गई है। और उसके बाद से आप हमारे पास आया कंप्लेन लेके आएगा कि डॉक्टर साहब जब भी मैं चलता हूँ या मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश करता हूँ या मैं भागता हूँ स्ट्रेट लाइन तो मैं भाग लेता हूँ, जब भी जहाँ टर्न करता हूँ ट्विस्ट करता हूँ तो मेरा घुटना जो है वो ज़रा आगे की तरफ को निकलता है, यानी भागते भागते उसको फीलिंग होगी कि उसका जो बोन है आगे की तरफ को उसकी बोन निकल रही है। मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो हमें पेशेंट बताता है। पेशेंट हमें बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं आप जब भी यानी सीढ़ियाँ तेज़ी से होता मेरा नी जो है स्टेबल नहीं रहता, मेरा घुटना लड़खड़ाता है। लड़खड़ाने की वजह से वो या तो हिस्ट्री ऑफ फॉल होती है, गिर जाता है, या वो बॉल लेके अगर फुटबॉल है भाग रहा है, जैसे उसने किसी को डॉज किया या ट्विस्टिंग मूवमेंट की है उसने अपनी, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट के दौरान वो गिर गया, नी उसका स्टेबल नहीं रहा। तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है हमारी एसीएल इंजरी का, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी का, वो ये है कि नी जॉइंट आपका वो स्टेबल नहीं रहता। स्टेबल से मुराद कि उसमें जैसे वो टर्निंग या ट्विस्टिंग मूवमेंट करेगा तो वो लड़खड़ा जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा उसके नी जॉइंट से और वो गिर जाएगा नीचे। ये सबसे मोस्ट कॉमन पेशेंट हमें आके अपना सिम्टम बताएगा। फर्दर फिर हम इसको असेस करेंगे। असेस करने के लिए कुछ हमारे फिज़िकल टेस्ट हैं जिसकी बिना पे हम असेस करेंगे पेशेंट को, और सेकंड उसकी एमआरआई या रेडियोलॉजिकल। एसीएल इंजरी आपकी एक्सरे में वाजिया नहीं होगी क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एक्सरे में नहीं, वो आपको एमआरआई में ज़्यादा नज़र आएगी। एमआरआई उसकी करवा के देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि उसका एसीएल जो है कंप्लीट टीयर है, पार्शियल टीयर है। सेकंड ये कि आप अपना फिज़िकल असेसमेंट जो है आपने उस पर ज़्यादा देखना है कि फ़िज़िकली आप किस तरह पेशेंट को असेस कर सकते हैं आपके एसीएल इंजरी के लिए। उसके लिए फ़िज़िकल असेसमेंट के लिए ड्रा टेस्ट है जो, या लैकमैन टेस्ट या पिवट शिफ्ट टेस्ट, 3 टेस्ट हम करते हैं अपने पेशेंट्स पे, जिससे हमें पता चलता है कि या पेशेंट को हम अपने लिटा के और उसके घुटने को देखते हैं कि वो आगे कितने की तरफ ट्रांसलेट कर रहा है। अगर तो उसका एसीएल यहाँ से रप्चर होगा तो उसका घुटना स्टेबल नहीं होगा, वो ज़्यादा ड्रैग करेगा आगे की तरफ को। अगर इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे उसके दूसरे घुटने के साथ, पहले ये दूसरे नॉर्मल घुटने को उसको चेक करेंगे कि उसमें कितनी मूवमेंट है, बाद में उसका जिस घुटने में कंप्लेन है, इंजरी है, उस घुटने को उसके हम चेक करेंगे। अगर तो उसका एसीएल रप्चर होगा तो हमें पता चलेगा जब हम उसकी टिबिया बोन को इस तरह पकड़ के आगे की तरफ थोड़ा ड्रैग करेंगे तो ये बाहर को निकलती आ रही होगी दूसरे घुटने की निस्बत। तो इस तरीके से हम अपना एसीएल जो इंजरी है पेशेंट की उसको असेस करते हैं कि इसको वाकई एसीएल का टीयर हो गया या इसके दूसरे कोई स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। असेसमेंट के बाद जो हमारा अगला स्टेप आएगा ट्रीटमेंट का, पेशेंट को आपने असेस किया, आपको पता चल गया इसके एसीएल इंजरी होगी। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करती है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। वो आपकी सारी असेसमेंट और पेशेंट की जो आगे पेशेंट की डिमांड है, जो किस लेवल की फ़िटनेस पे जाना चाहता है और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, इस पर डिपेंड करती है। अगर तो उसकी एक्यूट इंजरी है, रिसेंट इंजरी है, 1 वीक 2 वीक की, सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करनी है, आइसिंग करें आप उसकी, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन अप्लाई करें ताकि नी उसका स्टेबलाइज हो, उसका पेन सबसाइड हो फर्दर डिसीजन लेने के लिए। आप उसके अगर उसकी पार्शियल टीयर है, आपने एग्जामिन में आपको फील हो रहा है कि ये कंप्लीट नहीं है, पार्शियल टीयर है, साथ आपने उसकी एमआरआई से भी देखा कि ये कंप्लीट टीयर नहीं पार्शियल है, और ये नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट से ही बेहतर हो सकता है। अगर तो उसका कंप्लीट टीयर हो गया है और एक यंग प्रोफेशनल है, उसका आगे कैरियर पड़ा हुआ है पूरा कि उसने अपने स्पोर्ट्स में वापस जाना है और अपना कैरियर ही उसका स्पोर्ट्स है, तो उसको चाहिए कि ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाए, अपनी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करवाए अपनी, और उसकी अपनी पूरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ चला जाए।
सबसे पहले हम आते हैं नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ, जिसका पार्शियल टीयर है या जो इतना ज़्यादा फुल कंप्लीट टीयर नहीं है और रीगेन कर सकता है, यंग है, उसमें रिकवरी हो रही है सप्लीमेंट्स के साथ और एक्सरसाइज के साथ, वो अपनी पूरी जो है रीहैब प्रोटोकॉल के साथ अपनी गेम में वापस जा सकता हो। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट को हम डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में। सबसे पहले उसको हम लेते हैं एक्यूट फेज़, सेकंड न्यूरोमस्कुलर फेज़, ट्रेनिंग फेज़, थर्ड इज़ द ट्रेनिंग फेज़। एक्यूट फेज़ में हम उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट करेंगे, उसका जॉइंट जो है इन्फ्लेमेशन और अपनी फ़िज़िकल मोडेलिटीज़ यूज़ करेंगे, फ़िज़िकल थेरेपी मोडेलिटीज़ यूज़ करेंगे, जिसमें उसकी आइज़ कंप्रेशन करेंगे, पेन बेहतर हो, उसकी स्वेलिंग रिड्यूस हो और अप टू द ट्रेनिंग लेवल पर उसको लेके जाएंगे। सेकंड फेज़ जो न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग फेज़ है, उसमें हम उनकी बैलेंस ट्रेनिंग करवाएंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग जो है वो मैक्सिमम लेके जाएंगे। आपके जो क्वाड्रिसेप मसल है आपकी बॉडी का, ये बड़ी जल्दी वेस्ट होता है। आपने वर्कआउट करना छोड़ा, नी को जॉइंट को कंट्रोल में क्वाड्रिसेप्स रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने वर्कआउट छोड़ा, आपका क्वाड्रिसेप जो है एट्रोफाइड होना शुरू हो जाएगा, बड़ी जल्दी उसका मास जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी इंजरी की वजह से। तो हमने न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग में उसकी जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन इंक्रीज़ करनी है, बैलेंस ट्रेनिंग करवानी है और क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग जो सपोर्टिंग मसल्स हैं आपके नी जॉइंट के सारे, उसको स्ट्रेंथन करना है, मैक्सिमाइज फॉर्म में लेके जाना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसकी कराएंगे, जिम ट्रेनिंग करवाएंगे। इस पर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे हम अपनी ड्यूरिंग रीहैब प्रोग्राम, ड्यूरिंग रीहैब ट्रेनिंग उसको ख्याल रखेंगे उसको रिकरेंट इंजरी ना हो। हम ऐसे मूवमेंट से पेशेंट को बचाएंगे कि उसको ट्विस्टिंग ना हो, उसमें रिकरेंट इंजरी ना हो दोबारा से उसकी। थर्ड फेज़ जो आएगा इसमें ट्रेनिंग फेज़ आएगा। ट्रेनिंग फेज़ में फिर वो जोन सी स्पोर्ट्स करता था आपका पेशेंट, इधर वो फुटबॉलर था, रग्बी प्लेयर था, हॉकी प्लेयर था, जोन से भी वो स्पोर्ट करता था, उस स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसको हम ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट करेंगे। उसकी फुटबॉल के साथ रनिंग, उसकी ट्विस्टिंग मूवमेंट, या रेसलर था तो जंपिंग वगैरह, या इस तरह की उसकी हम ट्रेनिंग करवाएंगे कि अपनी स्पोर्ट्स में वो वापस चला जाए। और फिर वही बात इस पूरे प्रोग्राम के तहत, जिसमें आपके 4-5 मंथ्स लग जाते हैं पेशेंट को रिकवर होने में, दोबारा अपनी स्पोर्ट्स में जाने के लिए, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पेशेंट को ऐसी कोई मूवमेंट नहीं करवानी जिसमें दोबारा उसकी इंजरी के चांसेस हों, इधर जब तक वो फुल अपनी ट्रेनिंग अचीव नहीं कर लेता। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इतनी मुफीद मालूमात हमसे शेयर की। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को आज की इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप या आपका कोई अज़ीज़ इस तरह के मसाइल का शिकार हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ लाइए, हम आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी असेसमेंट की जाएगी और उसके बाद आपको इस तरह के मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए आपकी बेहतरीन फ़िज़ियोथेरेपी की जाएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।